काफ़ी समय बाद धीरेन्द्र भाई से मिलना हुआ। वो बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा पर मिलना नहीं हुआ। हम भी रिटायर होके एक जगह कोठी बना के रहने लगे। वो एक बार इधर आए तो हमसे भी मिले। आकर पिछली बातों को बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा। बचपन में सब लोगों से घर भरा था, बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी तो बोलना तो पड़ता ही। अभी भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। वो कहने लगे, जब तुम्हारे हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, ताऊ जी बहुत खुश थे। उन्होंने एक हंडिया भर के लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे तुम्हारे पास होने की खुशी में। वो बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आए और तुमने फर्स्ट डिवीज़न पा ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि बाबूजी मेरे लिए प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में धीरेन्द्र भाई के घर रसगुल्ले भिजवाते थे। धीरेन्द्र भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वह हमारा माँ जी अर्थात दादाजी के भतीजे थे और इस नाते वो हमारे चाचा जी थे और उनके बेटे धीरेन्द्र भाई थे। उनसे इस तरह नज़दीकी का रिश्ता था। धीरेन्द्र भाई तो बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपए भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। वातावरण को खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वो तो चले गए, पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल के पास करने के कुछ दिनों बाद ही वो नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से वो बीमार थे। हार्ट अटैक आया था, कमज़ोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाइयाँ और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वो पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठता था, कभी कोई। कभी मैं जाके बैठती थी, तब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पे उल्टे लेट कर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा हाँ। वो बोले, अब कब पेपर हैं? मैंने कहा मंगलवार को पेपर है। तो वो बोले, मंगलवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा धर्मयुग है, नया आया है। बाबूजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीज़न नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात तो सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना कभी नहीं छूटता। मैंने कहा मंगलवार को ड्राइंग पेपर है, उसमें मैं क्या पढूं, क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, उसमें पढ़ने को क्या है? बाबूजी ने कहा ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है। बाबूजी ने लेटे लेटे कहा, मैं सनातन धर्म कॉलेज के आर्ट के मास्टर श्यामलाल जी को बुलवा देता हूँ, वो तुमको ड्राइंग के बारे में समझा बता देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी आर्ट टीचर थी। श्यामलाल जी क्या बताएंगे ड्राइंग में? मैंने सोचा, फिर मैं चुप रही। सोचा बाबूजी कह रहे हैं तो देखते हैं कि श्यामलाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले न उनका नाम सुना था न देखा था। बाबूजी ने श्यामलाल जी को बुलवा दिया। तभी वह दिन शनिवार था, दूसरे दिन रविवार और मंगलवार को ड्राइंग का पेपर ही था। श्यामलाल जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी, लंबी दाढ़ी,
अधपकी सी काले केसों के साथ सफ़ेद केस भी थे। सिर के बाल उड़े उड़े से चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए उन्होंने आकर मेरा ड्राइंग की कॉपी ली, रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षष्ठकोण में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे, बहुत अच्छा शेड दिया, मुझे शेड करना बताया, उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा इस गुलाब के फूलों से मैं क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिज़ाइन बनाने को कहा जाएगा। श्यामलाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने इसे त्रिकोण में, चौकोण में, गोल घेरे में फिट करके दिखाया, फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से दे देना। कैसे वो त्रिकोण में, चौकोर में, गोल में या षष्ठकोण में बनाना है ये भी दिखा दिया। फिर बोले आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। उन्होंने षष्ठकोण में एक फूल बनाया था, उसके बाकी के 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देना था। मैं मेहनत से फूल बनाने व रंग भरने में जुट गई। आइतवार को भी आए, मेरे बनाए हुए फूल देखे, खुश हुए और फिर एक बार शेड देने की टेक्निक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। वो चले गए। मैं दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहाँ आया था कि त्रिकोण में कोई डिज़ाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें शेड कर दिया। ड्राइंग में नंबर अच्छे नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरफ से लापरवाही भी थी, पर बाबूजी ने श्यामलाल जी को बुलाकर बहुत सहायता करा दी। उन्होंने ड्राइंग को मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा। यदि ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी थी। मेरी फर्स्ट डिवीज़न का श्रेय बाबूजी को था। बाबूजी ने बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुलवा दिया। ड्राइंग मास्टर श्यामलाल जी इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। बाबूजी ने उस बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। ये बात मुझे उस घटना के इतने बरसों बाद पता चली धीरेंद्र भाई से। बाबूजी के प्यार की वो संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी ने कितनी संभाल की। एक बार भी मुझे ये पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। मेरी ही तारीफ करते रहे कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का वात्सल्य क्या था ये उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है जब समय नहीं रहता कृतज्ञता ज्ञापन करने का।